analytical method of parallelogram law of vector addition। देखो सिंपल मेरे पास ये था, ये दो वेक्टर हो गए, ये दो वेक्टर हो गए, ये रिजल्टेंट, और ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया। सिंपल ये चीज थी हमारे पास, है ना। इसमें यस ये सर। वाली डॉटेड लाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन की गई है अलग से, ताकि इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सके और फर्दर फिर हम इसे सॉल्व कर सकें। क्लियर है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है इतना सा। तो मैंने फिगर आपके लिए कॉपी पेस्ट कर लिया। ये जो रेड वाली लाइन है ये कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो अगर एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे आर की लेंथ से। आर वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और जो अल्फा एंगल है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन। tan अल्फा विल कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मुझे बेसिकली आर की लेंथ और tan अल्फा चाहिए। आर की लेंथ क्या होगी जरा ध्यान से देखो। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, बी नहीं नहीं स्क्वायर नहीं नहीं प्लस नहीं, टू ए ए बी। स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर वो तो आप फाइनल फॉर्मूला एस बोल एन रहे स्क्वायर प्लस हो। ओ ओ एन एन स्क्वायर होगा। स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। वहां पे आप ओ एन को क्या लिख सकते हो, ए प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। क्लियर है। नाउ आई नीड पी एन एंड एस एन। तो पी एन क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये बी है, प्लस ठीक है। और एस एन क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये क्लियर है या बता दूं, यहाँ कुछ नहीं किया, साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया बस। क्लियर है सर। तो ये आर स्क्वायर हो गया अंडर रूट ए प्लस पी एन की जगह बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ऑब्वियसली बी होल पे स्क्वायर पावर हाफ, इस कॉमन। पूरे पे पावर हाफ है मतलब रूट। बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पे पावर हाफ। सॉरी, अगर मैं यहाँ शुरू से स्क्वायर लगा रहा हूँ आर में तो मुझे यहाँ रूट नहीं लगाना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अगर अंत में मैं आर से स्क्वायर हटाऊं तो मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे रूट लगाना है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फा हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज एस एन, बेस इज ओ एन। एस एन को आप लिख सकते हो बी साइन थीटा, ओ एन को आप लिख सकते हो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ज्यादातर केस में थीटा 90 होगा, तो tan अल्फा हो जाएगा b बाई ए। सिंपल। क्लियर है। दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी को हम लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। पूछना है कुछ। लॉ ऑफ साइन, जाहिर सी बात है यहाँ सिर्फ साइन थीटा आएगा। तो लॉ ऑफ साइन में ज्यादा कुछ नहीं करना मुझे, बस एक ही चीज को दो तरीके से लिखना है। क्या करना है, एक ही बात को दो तरीके से लिखना है। क्या आप बता सकते हैं वो दो तरीके क्या है।
आपके पास यहाँ दो लाइन है, SN और PM, जो परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहे हैं, है ना। तो SN को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल देखूं, ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो आप SN को क्या लिख सकते हो? B sin थीटा लिख सकते हो। और अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखूं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो यहाँ आप SN को क्या लिख सकते हो? R sin अल्फा लिख सकते हो। हाँ या ना? यस सर। हो गया। तो B sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा आना चाहिए। डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिजिक्स समझ आनी चाहिए। एक बार फिजिक्स समझ आ गई तो डेरिवेशन कुछ नहीं। B sin थीटा इज इक्वल टू R sin अल्फा, ये बन गया मेरे पास। अब आप देखिए, तो PM को क्या लिख सकते हो आप? अगर इधर वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो PM को क्या लिखा जा सकता है? B sin बीटा लिख सकते हो, हाइपोटेनस sin बीटा, है ना। किसी का जवाब नहीं आया आप दोनों में से? भाई ये बेस है, या परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस है। तो साइन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई इस ट्रायंगल में देखो आप, साइन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो PM क्या आ गया? B साइन बीटा आ गया। अब समझ आया या नहीं आया? आवाज नहीं आ रही मुझे। सर यस। अब यहाँ देखो, इसमें अगर मैं साइन अल्फा लगाऊं तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो PM अपॉन ए। तो मैं PM को क्या लिख सकता हूँ? A साइन अल्फा लिख सकता हूँ। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, बात बन गई। मतलब यहाँ से क्या आया? B साइन बीटा इज इक्वल टू A साइन अल्फा। जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा बाई साइन अल्फा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन बीटा। कैसे भी कर लो, अब आपने इन तीनों को डिवाइड करना है, अरेंज करना है, और आपको क्या मिल जाएगा? मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, R अपॉन साइन थीटा। इसको याद करने का आसान तरीका भी दे दूंगा, डोंट वरी। R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा। याद करने का आसान तरीका देखिए, ये साइड है R, तो इसका अपोजिट एंगल थीटा, जो एंगल इसके ऊपर ना हो। ये है A, तो वो एंगल जो इसे टच ना करता हो, तो बीटा इसके सामने वाला। ये याद करने का तरीका है आपके लिए। और जब B की बात करूंगा तो वो एंगल जो B को टच ना करता हो, तो थीटा और बीटा B को टच कर रहे हैं, टच कौन नहीं कर रहा? अल्फा। समझ गए? तो R उसका अपोजिट एंगल साइन थीटा, A उसका अपोजिट एंगल साइन बीटा, B उसका अपोजिट एंगल साइन अल्फा। ये रेशियो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लॉज ऑफ मोशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना? यही तो मैंने आपको कहा कि ये आपको खुद देखना है, इन इक्वेशंस का यूज करके 1 2 3 4, इनको जब आप अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आप कर पाते तो ठीक है, वरना मैं समझा देता हूँ, दे देता हूँ।
कुछ करना नहीं है, ये साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा तो बी बाई साइन अल्फा, और ये साइन बीटा यहाँ आ जाएगा तो ए बाई साइन बीटा हो गया। ऐसे ही ऊपर वाले इक्वेशन को करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा नीचे आ गया बी बाई साइन अल्फा, और साइन थीटा नीचे आ गया आर बाई साइन थीटा। तो अच्छा तीनों सर, बराबर हो फॉर्मूले गए। के लिए बोले? क्या? सर फॉर्मूले के लिए बोले थे क्या? हाँ, मैं इस फॉर्मूले के लिए कह रहा था अच्छा समझ गया। कि आप उन मेरे को लगा सर आप इक्वेशंस 4.2 के लिए बोले हो क्वेश्चन, मेरे को समझ नहीं आया करना क्या है, नहीं, इसलिए 4.2 ही पूछा। बता रहा था मैं ये आपको, वो ये तो समझ में आ कंप्लीट हो गया। गया। अब ये समझ आ गया ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा है बॉक्स में आर बाई यस साइन सर। थीटा, ये कैसे आया? यस इसको सर। हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। सर मैथ्स में तो कुछ और है, वो सेम होता है। वो भी यही है, घूम उसमें तो फिर के यही आ a बाई जाता है। साइन a इज इक्वल्स टू b बाई साइन b इज इक्वल्स टू c बाई साइन b इज इक्वल्स टू k। अब तक क्या पढ़ रहे थे आप? वेक्टर विच इज अ मैथमेटिकल टूल टू स्टडी मोशन इन अ प्लेन। अब प्रॉपर हमारा कॉन्सेप्ट है मोशन इन अ प्लेन, और अगर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आती है, थोड़ी बहुत 9th तक भी आती है, तो आपको ये पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। मोशन इन अ प्लेन देखते हैं। अब तक कुछ बेसिक फॉर्मूले, आप डिस्प्लेसमेंट को x कहते थे, ठीक है, वेलोसिटी को आप dx बाई dt कहते थे स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेशन को dv बाई dt कहते थे, या फिर d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कहते थे। यही था। यस सर। सर यहाँ क्योंकि प्लेन की बात हो रही है तो सिर्फ एक्स एक्सिस तो ले नहीं सकते हम, तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोलेंगे आर वेक्टर, ठीक है, इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। और जब दो पॉइंट्स के बीच की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा डीवी वेक्टर बाई डी टी। क्लियर है? रिजोल्यूशन आपको आता ही है, ध्यान रहे अभी फिर से मैंने यहाँ कहीं भी एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं लिखी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वेक्टर में लिखा है इसका मतलब सब में लिखा है। अभी ये रोटेशन के लिए भी वैलिड है, ये स्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल, ये कार्टेशियन, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना? अब Yes, मैं sir. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो X कार्टेशियन, I cap तो आप क्या तो लिखते हो आर वेक्टर को? ए एक्स कंपोनेंट आई कैप, ए वाई कंपोनेंट जे एक कैप, या आर एक्स कंपोनेंट आई कैप, आर वाई कंपोनेंट जे कैप, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये वेक्टर रहता तो हमें लिखते आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? yes sir. मतलब आपको कोई भी वेक्टर दिया हो, अब जैसे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर डी टी। तो डी बाई Yes, डी टी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये हो जाएगा। yes sir. तो अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी आर एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी टी आर वाई जे कैप। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों को अलग अलग, एक्स के लिए अलग सॉल्व कर दिया, वाई के लिए अलग सॉल्व कर दिया, दोनों को मिला के इक्वेशन बना दो, Yes, ठीक है? ये मैं आपको एक yes. एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो मैं जरा एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ आपके लिए, और इसके सॉल्यूशन को ध्यान रखना, जब उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या दिया है। अब पोजीशन वेक्टर दी है पार्टिकल की क्या दिया है? 3t आई कैप, 0.0 लिखने का कोई फायदा नहीं, 2t स्क्वायर जे कैप 5k कैप, यही है। Yes sir. टी सेकंड में कोफिशिएंट प्रॉपर यूनिट है, आर मीटर में है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए पार्टिकल।
तो सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाई dr/dt। डी टी। अब ध्यान से समझना। तो ठीक हो है, जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 टी का i cap डिफरेंशिएशन 1 हो गया आई कैप, 2 टी स्क्वायर का प्लस 4 डिफरेंशिएशन 2 टी हो गया जे कैप, और ये 0 तो वेलोसिटी क्या मिल गई मुझे? 3i cap प्लस 3 4 आई कैप प्लस 4 टी जे j। कैप। अब ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, यही इतनी देर से Yes, बता रहा हूँ। जो आई के साथ है वो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और वाई कंपोनेंट क्या है 4t। तो अगर आपसे कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे तो आप क्या कर दोगे? अंडर रूट वी एक्स yes, स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस थीटा। रूल तो यही सर कहता है। cos 90 लेंगे। अब ये 90 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, सिंपली मेरे पास इतनी वैल्यू रह जाएगी। समझ गए? यस सर। अब एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर देखिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए इस तो इक्वेशन को। 4t आ जाएगा, तो ये 4 सिर्फ आ जाएगा 4। 4 जे कैप बचेगा। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है, और वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दुर्गेश, बात समझ आई? यस सर। तो एक बार अगर आप वेक्टर को ढंग से समझ गए तो कार्टेशियन में लगाना कोई बड़ी बात है क्या? मैंने बहुत आसानी से आपको पहली क्लास से पहले मिनट से इसे कार्टेशियन के टर्म्स में समझा दिया होता, फिर आपको 11th में कहीं दिक्कत नहीं आती। जब आप 12th में जाते, सॉरी 12th में और आगे आप ग्रेजुएशन में जाते, साइंस फील्ड में कोई सा भी ले लो, बीटेक ले लो, बीएससी ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, यार ये क्या बवाल है, ये सिलिंड्रिकल क्या है, ये स्फेरिकल क्या है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो वेक्टर का मतलब बस आई जे के था। तो आई जे के इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, समझ गए ना? यस सर। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, वी वाई तो स्क्वायर। वी एक्स क्या है 3, वी वाई क्या है 4t, टाइम की जगह रखना है 1 सेकेंड, टाइम की जगह क्या रखना है 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये क्या आ गया रूट 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी है तो आप उसके लिए क्या निकालेंगे? tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी वाई बाई वी एक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? अगर थीटा 90 हो तो सिंपली क्या कर दोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 4/3। यस। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखोगे? देखो, पहले मैं आपको जनरल लिख के दिखाता हूँ। हेडिंग क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले तो आप जनरल लिख लीजिए। जनरली क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तो जनरल है, कोई दिक्कत है इसमें? और जब मैं वेक्टर की बात करूंगा तो क्या होगा? v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। अब इसको एक्स वाई में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। समझ रहे हो क्या यस। क्या कहा जा रहा है? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वेक्टर है, कार्टेशियन में तोड़ दिया। क्लियर है? इसी तरह यस। एस इज इक्वल टू यू टी। अब एस की जगह तो आर लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर को यहाँ आर कहते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे भी तोड़ा जा सकता है वेक्टर को एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। इसी तरह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये भी वेक्टर में है, इसे भी तोड़ा जा सकता है एक्स और वाई कंपोनेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या नाम है इस टॉपिक का? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
समझ गए? तो Yes. एक बार अगर यस आप सर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो न्यूमेरिकल आर जस्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। ये लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, इसे करो जरा जल्दी से। Particle starts from the origin.